पिछले 3 दिन में जो हमने अलग अलग प्रकार के वीडियोस में चाइना को लेकर डिस्कशन करी, हमने चाइना के बॉर्डर मसले को 2 वीडियोस में समझा और एक वीडियो में हमने चाइना और भारत के पॉलिटिकल रिलेशनशिप को समझा। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में हम समाप्ति के दौरान बात करेंगे इंडिया और चाइना के बीच के सबसे इंटरेस्टिंग डायनेमिक, जिसको हम SCO का डायनेमिक कहते हैं। और यही SCO की मीटिंग के लिए भारत के प्रधानमंत्री अभी चाइना की विजिट के लिए भी गए हैं। अब सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो SCO का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये आया क्यों और कैसे आया, इसकी नीड क्या थी और इसमें इंडिया एक कैसे रोल प्ले करता है। 1978 में जब माओ के देहांत के बाद पूरा का पूरा चाइना का कमान जो है वो डेंग जियाओपिंग के पास गया, तो डेंग जियाओपिंग ने उस समय चाइना में एक नई रणनीति के तहत चाइना को एक कैपिटलिस्ट कंट्री बनाने की मुहिम चलाई। Deng Xiaoping focused on rebuilding China after the Cultural Revolution in the areas of agriculture, industry, defense, science and technology. लेकिन क्योंकि उस समय चाइना अमेरिका के साथ बहुत डीपली एंगेज्ड था, तो अमेरिका ने चाइना को ये सलाह दी, और ये सलाह भी उसने अपने एक्सपीरियंस और अपने एक्सपर्टीज के बेसिस पे दी कि आप सबसे पहले कैपिटलिज्म बेस्ड अगर ग्रोथ चाहते हैं तो आप अपने देश में एक रेगुलेटरी आर्किटेक्चर और कैपिटलिज्म को सस्टेन और सपोर्ट करने के इंस्टीट्यूशंस को बनाइए। पूरा 1980 का जो डेकेड था, उस दौरान जब अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन करके अफगानिस्तान के खिलाफ, सोवियत के खिलाफ एक जिहाद लड़ रहा था, वहां पर चाइना चुपचाप बैठकर उस समय इस पूरे पीरियड का फायदा उठाते हुए, अमेरिकन एक्सपर्ट्स के साथ एंगेज करते हुए अपने कंट्री में इकोनॉमिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर क्रिएट कर रही थी। जब ये इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर फाइनली 1987-88 तक क्रिएट हुआ और चाइना अब एक ग्रोथ पाथ पे जाने के लिए रेडी था, तो चाइना ने सबसे पहले एक डोमेस्टिक डिसीजन लिया। वो डिसीजन ये था कि हम अपने खुद के जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हमें ग्रोथ करनी है तो हमें दूसरे देशों से रिसोर्सेज लाने की आवश्यकता है, हम दूसरे देशों के रिसोर्सेज का ही प्रयोग करके अपनी ग्रोथ करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने सबसे पहले डिसीजन ये लिया 1990s में कि अगर मुझे रिसोर्स चाहिए तो मैं जोग्राफिकली सबसे प्रॉक्सिमेट एरिया जहाँ पर रिसोर्स अवेलेबल है वहाँ से रिसोर्स लूंगा, और वो एरिया था सेंट्रल एशिया का। चाइना के दिमाग में सेंट्रल एशिया क्यों आया? क्योंकि 1990s में जब कोल्ड वॉर खत्म हुई, जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, और उस डिसइंटीग्रेशन के बाद जब उस पूरे इलाके में 5 नए सेंट्रल एशिया के रिपब्लिक्स आए, वो पांचों के पांचों सेंट्रल एशिया के जो रिपब्लिक्स थे, जब उन्होंने अपना रशिया से रिलेशनशिप तोड़ा, एक चीज तय थी कि वो एक नई आइडेंटिटी के सर्च में थे। और क्योंकि वो एक आइडेंटिटी के सर्च में थे जो रशिया उस समय प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी, चाइना ने उसी जगह पर अपना गेम खेलना शुरू करा। चाइना ने ये देखा कि इन सेंट्रल एशिया के देशों के पास रिसोर्स है। चाइना ने देखा कि ये सेंट्रल एशिया के देशों के साथ अगर मैं एंगेज करता हूं तो मेरे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मुझे रिसोर्स भी यहाँ से मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि चाइना को ये पता चला कि क्योंकि ये सेंट्रल एशिया के देश पहले सोवियत यूनियन से जुड़े थे, अब ये आज़ाद हुए हैं, इनके और मेरे बीच में कुछ बॉर्डर के मसले हैं। क्योंकि वो मसले पहले मेरे और सोवियत यूनियन के बीच में होते थे, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया के देश पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा होते थे। अब क्योंकि ये आज़ाद हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, तो मुझे अपने बॉर्डर के मसले सुलझाने पड़ेंगे। चाइना को ये इसलिए समझ आई क्योंकि अगर मुझे इन देशों से रिसोर्स लेना है और वो रिसोर्स के बेसिस पे मुझे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, तो यहाँ पर मुझे अपने बॉर्डर के मसले पहले इनसे सुलझाने होंगे। उस मसलों को सुलझाने के लिए चाइना ने 1996 में एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था शंघाई 5। इस शंघाई 5 में चाइना खुद बैठकर अन्य सेंट्रल एशिया के देशों के साथ मिलकर उसने जब इन पर्टिकुलर देशों के साथ जो उसके बॉर्डर के मसले थे, जब उन मसलों को हल करने की कोशिश करी, तो ये डिस्कशन 4 से 5 साल चला। 2001 तक जब ये मसले सारे सॉल्व हो गए, जब सारे सेंट्रल एशिया के देश खुश थे इस बात से कि चाइना ने एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप के साथ इन बॉर्डर के मसलों को सुलझाया है, जब वो सारे देश खुश थे कि चाइना ने कई जगह पर अकोमोडेटिव बिहेवियर भी दिखाया है कि चाइना कुछ टेरिटरी देने के लिए भी तैयार है और लेने के लिए भी तैयार है, इस कॉन्टेक्स्ट में एक ट्रस्ट डेवलप हुआ। और ये ट्रस्ट का फायदा चाइना ने 2001 में उठाया, जब चाइना ने 2001 में उसी शंघाई 5 को जो 1996 में बना था उसको ट्रांसफॉर्म करके SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया। अब जब से ये SCO बना, जो कि 2001 में फाइनली क्रिएट हो गया था, चाइना के अब 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि चाइना अब इन सेंट्रल एशिया के देशों से रिसोर्सेज लेना चाहता था, और जाहिर सी बात है उन रिसोर्सेज को लेने के लिए चाइना को एक बहुत अग्रेसिव लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था। तो चाइना ने यहाँ पर अपनी रणनीति क्या अपनाई? चाइना ने सबसे पहले सेंट्रल एशिया के देशों के साथ एंगेज करके रिसोर्सेज लेने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कंसेप्चुअलाइज करे। इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के पीछे की रणनीति ये थी कि चाइना ने कहा कि पैसा मैं लगाऊंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके यहाँ होगा, बस मुझे सिर्फ उस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करके रिसोर्सेज लेने दीजिए। सेंट्रल एशिया के देश खुश थे क्योंकि उनके पास रिसोर्स था, कोई और मार्केट उस समय थी नहीं।
2001 में जो परिस्थिति थी वो ये थी कि अमेरिका उस समय 9/11 के अटैक के बाद इराक और अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई लड़ने में व्यस्त था। तो इन सेंट्रल एशिया के देशों को लगा कि हमारा अन्नदाता अगर कोई है तो वो चाइना है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये सेंट्रल एशिया के देशों ने चाइना के साथ एक एंगेजमेंट स्टार्ट किया। 2001 में जब ये एंगेजमेंट शुरू हुआ, चाइना ने एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम लॉन्च करके सेंट्रल एशिया से रिसोर्सेज लेने शुरू करे। तो यहाँ पर चाइना का सेकेंड पॉइंट आया। सेकेंड पॉइंट ये था कि चाइना को ये लगा कि अगर मैं इन देशों से रिसोर्स ले रहा हूँ तो मुझे ये भी इंश्योर करना है कि इन रिसोर्सेज को मैं सिक्योर करूँ। सिक्योरिटी इसलिए मैटर करती है क्योंकि सेंट्रल एशिया की आप ज्योग्राफिकल लोकेशन को सोच के देखिए, उसके जस्ट बिल्कुल बाजू में है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के जस्ट बिल्कुल आसपास ही उसी इलाके में है इराक। इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका की लड़ाई चल रही है। अमेरिका ऑलरेडी इस एरिया के बहुत पास आ चुका है। चाइना को यह डर था कि अमेरिका कल को इराक और अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ते लड़ते कहीं ऐसी परिस्थिति ना क्रिएट कर दे कि अफगानिस्तान और इराक में जो लोग जिनके खिलाफ अमेरिका लड़ रहा है उनको डायरेक्टली सेंट्रल एशिया भेजे और उस बहाने वो सेंट्रल एशिया के ऊपर कब्जा कर ले। ये डर इसलिए था चाइना के मन में क्योंकि चाइना को ये पता था कि सेंट्रल एशिया के पास रिसोर्स है, अमेरिका को रिसोर्स की आवश्यकता हमेशा होती है। कहीं ये लड़ाई की अक्कड़ में अफगानिस्तान और इराक के ऊपर ऐसा तो नहीं हो जाए कि अमेरिका भी सेंट्रल एशिया के रिसोर्स रेस में कूद जाए, उस केस में मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट होगी। यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में इस लार्जर थॉट प्रोसेस को दिमाग में रखते हुए 2001 में जब SCO क्रिएट हुआ, इस SCO के दौरान एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के बजाय, सेंट्रल एशिया से रिसोर्स लेने के बजाय एक और चीज़ पे काम किया, और वो ये था कि उसने सेंट्रल एशिया के देशों को बोला कि मैं आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करूँगा। चाइना ने अपने आप को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की कोशिश करी। चाइना ने अपने आप को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तहत इन देशों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की एक बातचीत छेड़ी, क्योंकि उस समय इन सेंट्रल एशिया के देशों के सामने अफगानिस्तान और इराक में लड़ाई चल रही थी। उस लड़ाई में अमेरिका लड़ रहा था, तो वो लड़ाइयों को देखकर इनसिक्योर भी थे। जब चाइना ने ये सिक्योरिटी का ऑफर किया तो उन्होंने इस सिक्योरिटी ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट किया। लेकिन 2001 के बाद जब ये सिक्योरिटी ऑफर एक्सेप्ट हुआ, कुछ सालों तक ये सिक्योरिटी ऑफर धीरे धीरे मटीरियलाइज करा। इस सिक्योरिटी ऑफर में सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? चाइना ने इनकी पुलिस को ट्रेन किया, इनके पैरामिलिट्री फोर्सेज को ट्रेन किया, सेंट्रल एशिया की मिलिट्री फोर्सेज को ट्रेन किया। इसके बाद सेंट्रल एशिया को कुछ सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज भी दी, जिसके तहत वो सिक्योरिटी के लेवल पर लोगों के ऊपर भी नजर रख पा रहे थे। सेंट्रल एशिया के पॉलिटिकल रेजिम्स को चाइना पसंद आया, चाइना को सेंट्रल एशिया के पॉलिटिकल रेजिम्स पसंद आए। दोनों के एंगेजमेंट के तहत एक चीज तो क्लियर थी कि इनका रिलेशनशिप सिर्फ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर नहीं, बल्कि 2007-8 तक वो बहुत अग्रेसिवली जो है सिक्योरिटी लेवल पर भी बन चुका था। पर 2007-8 तक चीज़ें और बदल रही थी। बदलाव ये आ रहा था कि तब तक रशिया वापस से एक रिसर्जेंस की ओर बढ़ रहा था। 2007-8 तक जो रशिया के अंदर पॉलिटिकल केओस था वो स्टेबलाइज कर चुका था। 2009-10 तक तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक रिसर्जेंट रशिया वर्ल्ड में देखने को दिख रहा था। और इस रिसर्जेंट रशिया को एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम इस रिसर्जेंट रशिया को ये थी कि वो देख रहा था कि मेरा खुद का जो स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड सेंट्रल एशिया है, वहां पर चाइना इकोनॉमिक गेम खेले तो ठीक है, वहां से चाइना रिसोर्स ले तो ठीक है, पर मेरे इस स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड में चाइना आज की डेट में आकर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये चीज़ रशिया को बहुत खटकने लगी कि ये मेरा स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड जो है, यहाँ पर आज चाइना आकर सिक्योरिटी प्रोवाइड क्यों कर रहा है। अब रशिया के मन में 2 पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट था कि क्या मैं चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन करूं, क्या मैं चाइना को मना करूं कि तू मेरे इस इलाके में नहीं आएगा। वो चीज़ उतनी प्रैक्टिकल और फीजेबल नहीं थी। दूसरी चीज़ ये थी कि रशिया का व्यवहार बड़ा लॉजिकल और मैच्योर था। रशिया ने चाइना के साथ एंगेज किया, रशिया ने चाइना को सपोर्ट भी किया सेंट्रल एशिया में। कई बार सेंट्रल एशिया के अंदर कोई पॉलिटिकल मुद्दे मसले होते थे तो उन मसलों को रिजॉल्व करने के लिए रशिया ने भी चाइना की मदद करी। इससे रशिया और चाइना के बीच में ट्रस्ट बना, और इस रशिया और चाइना के बीच में सेंट्रल एशिया को लेकर जो ट्रस्ट बना 2014-15, 2014-15 तक, रशिया ने इस ट्रस्ट का फायदा उठाते हुए चाइना को एक बात बोली। रशिया ने बोला कि चाइना, क्यों ना SCO को ब्रॉडन किया जाए, क्यों ना कुछ नए मेंबर्स यहाँ पर लाए जाएं, और क्यों ना इन मेंबर्स के तहत इस बॉडी को हम इस नज़रिए से पेश करें कि ये एक अमेरिकन इंटरेस्ट, अमेरिकन हेजेमनी के खिलाफ एक बॉडी बन जाए। इस पॉइंट तक रशिया ने गेम खेला कि रशिया ने रिसर्चेस करवाई, अपने थिंक टैंक्स का प्रयोग किया, और यहाँ पर उसने SCO को एशियन NATO तक बोलने की बात करी। उसने ये तक बोलना शुरू करा कि क्या हम SCO को एक एशियन वर्जन ऑफ NATO बना सकते हैं। अब ये बातें सुनकर चाइना पिघलने लगा। चाइना को लगने लगा कि क्या बात है, उसका बनाया हुआ एक संगठन
आज अगर एशियन नेटो के लेवल पर जा रहा है तो यहाँ पर तो अमेरिका को वो डायरेक्ट टक्कर देने की परिस्थिति में है, पर वो रशिया के इस गेम को समझ नहीं पाया केयरफुली, क्योंकि रशिया बार बार पुश कर रहा था कि कुछ नए लोगों को लाया जाए और रशिया के दिमाग में सिर्फ एक ही व्यक्ति था, वो था भारत। रशिया चाहता था कि अगर भारत एससीओ में आ जाएगा तो भारत के आते ही कम से कम रशिया और भारत का जो डायनेमिक है वो चाइना को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाएगा। और रशिया को एक बात पता थी, रशिया एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल प्लेयर है, उसको ये बात पता थी कि अगर भारत का नाम आएगा तो चाइना इस भारत के नाम से इरिटेट होकर कुछ ना कुछ गतिविधि करेगा, और वही हुआ। जैसे ही रशिया ने भारत का नाम लिया, चाइना ने उसी टाइम पाकिस्तान का नाम लिया, और रशिया ने तुरंत बोला कि ठीक है, अगर मैं भारत से सहमत हूं और तू मेरे भारत के चॉइस से सहमत है तो मैं तेरे पाकिस्तान के चॉइस से भी सहमत हूं। और रशिया ने गेम खेल दिया। रशिया ने गेम ये खेला कि उसने एक जगह पर भारत की एंट्री एससीओ में करवाई, एससीओ में भारत बैठा, भारत ऑफिशियल मेंबर बना, और जैसे ही ऑफिशियल मेंबर बना, चाइना की उस सहमति के कारण उसी एससीओ में पाकिस्तान एक मेंबर बन गया। अब जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान इस एससीओ में आ गए, इन दोनों की आपसी लड़ाई और कलेश की वजह से एससीओ पूरा जो है वो शेकअप होने लग गया। रशिया का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर था, वो चाहता था कि जो उसकी स्ट्रेटेजिक स्पेस है सेंट्रल एशिया की, जहां पर वो हमेशा से एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है, उस सिक्योरिटी प्रोवाइडर में चाइना एक इतना अग्रेसिव प्लेयर ना बन जाए कि वो चाइना जो है वो रशिया के स्ट्रेटेजिक स्पेस को काउंटर कर दे। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ? इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे ही एससीओ में पिछले 4-5 सालों से आप देख रहे हो कि जब से इंडिया और पाकिस्तान आए हैं, इन दोनों की आपसी राइवलरी ने एससीओ को व्यस्त रख रखा है, और एससीओ वो जो एक एजेंडा लेकर एक एशियन नेटो का ड्रीम लेके बैठा था वो मटीरियलाइज नहीं हो पा रहा। भारत भी इस चीज़ से फॉर दैट मैटर खुश है। भारत भी नहीं चाहता कहीं ना कहीं दिल में कि एससीओ बहुत ज़्यादा सक्सीड करे। इसीलिए आप देखो कि अभी हाल ही में भारत के जब रक्षा मंत्री चंद महीने पहले एक विजिट के लिए एससीओ गए थे, जब वो रक्षा मंत्रियों की मीट हुई थी, तो वहाँ पर हमने जो चाइना के सपोर्टेड डॉक्यूमेंट था उसको साइन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और पाकिस्तान को लेकर मेंशन नहीं था। जब हमने वो रिजेक्ट कर दिया तो एससीओ की पूरी वर्किंग मैकेनिज्म कोलैप्स कर गई। आज भारत के जब प्रधानमंत्री एससीओ गए, वहाँ पर भी ये मुद्दा दोबारा उठा इन मीटिंग में कि क्या हम पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का स्पॉन्सर और ब्रांड करेंगे या नहीं करेंगे। ये चीज़ के ऊपर चाइना सहमति नहीं बना पा रहा है। चाइना को चेकमेट कर दिया गया है एससीओ के अंदर। रशिया इस बात से खुश है कि उसकी स्ट्रेटेजिक स्पेस जो चाइना ऑक्यूपाई करना चाह रहा था वो कहीं ना कहीं लिमिट हो गई। भारत इस बात से खुश है कि चाइना जिस प्रकार से एससीओ का प्रयोग करके एक अग्रेसिव प्लेयर बन के पूरे सेंट्रल एशिया में पावर पॉलिटिक्स करना चाह रहा था, वो चीज़ रुक गई। चाइना इस बात से परेशान है कि एससीओ को वो एशियन नेटो देखना चाह रहा था, वो एशियन नेटो नहीं बन पाया। सेंट्रल एशिया इस बात से खुश है कि उसको आज की डेट में रशिया से सिक्योरिटी मिल जाती है, चाइना से इकोनॉमिक मिल जाती है, और भारत के साथ एंगेज करके इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। पाकिस्तान परपेचुअली निराश है कि उसको एससीओ में बैठने के बाद भी कोई पावर पॉलिटिक्स करने का मौका नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है, इस एससीओ के डायनेमिक को अगर हम इस नज़रिए से ऑब्जर्व करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एससीओ एक ऐसा यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है जो इवॉल्व फंक्शनल लेवल से हुआ और आज डिसफंक्शनल हो गया। अगर आप ध्यान से इसकी जर्नी को समझे जो मैंने आपको बताई कि शुरुआत हुई बॉर्डर को रिजॉल्व करने की, फिर शुरुआत के बाद बॉर्डर को रिजॉल्व करके नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर से इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो आज इस प्रकार से एक इंस्टीट्यूशन बन गया है जो कंप्लीटली ब्लॉक्ड है, आइडेंटिटी क्राइसिस में बैठा है। उसको नहीं पता कि वो इकोनॉमी के लिए है, उसको नहीं पता वो सिक्योरिटी के लिए है, उसको नहीं पता कि वो टेररिज्म के लिए है। और इंडिया ने बार बार एससीओ में जाकर चाइना को एक आइडेंटिटी क्राइसिस में फंसा दिया है, ये कह के कि अगर एससीओ आपके लिए एक टेररिज्म प्रिवेंशन का आर्किटेक्चर था तो पाकिस्तान के टेररिज्म को कंडेम कीजिए, जो चाइना करने को तैयार नहीं है। इस केस में एससीओ आगे जाकर क्या भविष्य देख रहा है? एससीओ एक पावर पॉलिटिक्स का एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। यहाँ पर रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारे लोग अपना दबदबा दबाते रहेंगे, जिसकी वजह से एससीओ को एक आइडेंटिटी कभी नहीं मिल पाएगी। और जाहिर सी बात है कि एससीओ के इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी क्राइसिस से एक अगर सबसे बड़ा प्लेयर और भी खुश होगा तो वो है अमेरिका, जो कभी भी एससीओ का राइज देखना नहीं चाह रहा था। तो यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि ये एक ऐसा पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर अमेरिका, रशिया और इंडिया के फॉर दैट मैटर तीनों के इंटरेस्ट अलाइन करते हैं, और तीनों के इंटरेस्ट ये अलाइन करते हैं कि तीनों नहीं चाहते कि चाइना एक रीजनल इंस्टीट्यूशन एससीओ बनाकर सक्सेसफुल हो, क्योंकि आज अगर चाइना एससीओ को सक्सेसफुल करता है तो ये उसके लिए एक लॉन्च पैड बनेगा ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करने का। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर चाहे वो रशिया हो जिसका इंटरेस्ट है कि एससीओ के थ्रू चाइना को चेक करे, इंडिया हो जिसका इंटरेस्ट ये है कि एससीओ के थ्रू चाइना को चेक करे, अमेरिका है जो वैसे ही चाइना को चेक करना चाहता है,
तो फिर मैं वही बोलूंगा, रशिया, अमेरिका और इंडिया, ये तीनों का जो ट्रायंगल है, आज इस ट्रायंगल के बीच में एससीओ और चाइना फंस चुका है। तो एससीओ का फॉर दैट मैटर फ्यूचर और हशर वही होने वाला है जो चाइना ने पाकिस्तान का प्रयोग करके सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का किया था। ये भारत के लिए एक बदले का मूवमेंट भी है कि जिस तरीके से सार्क कंसेप्चुअलाइज हुआ और सार्क फेल हुआ, चाइना के इंसिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान की वजह से आज भारत उसी कॉइन में पे बैक कर पा रहा है चाइना को। तो आई बिलीव कि इस वीडियो के बाद एससीओ की ये विजिट, एससीओ के जो इंटरनल डायनेमिक्स हैं, ये अब आपको क्लियर हो गए होंगे। इससे हमारी चाइना की पूरी सीरीज़ भी समाप्त होती है। इन 4 वीडियोज़ की सीरीज़ से आई बिलीव कि चाइना को लेके आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो गहरी हुई होगी। आने वाला समय चाइना के लिए, जैसे मैंने हर वीडियो में भी बोला, एक बहुत केयरफुल समय हमें देखना है, क्योंकि चाइना का व्यवहार, उसके ग्रे जोन वॉरफेयर के टैक्टिक्स, उसकी सलामी स्लाइसिंग, उसका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को एक्टिवेट कर देना, उसका बॉर्डर रिजॉल्व को कभी भी परमानेंटली सॉल्व ना करना, और उसको बॉर्डर को हमेशा रेड जोन में एक्टिव रख के भारत को रीजनली बॉक डाउन करके रखना, ये उसका एक इंटरेस्ट और बिहेवियर परमानेंट रहेगा। तो जो भी रेप्रोचमेंट भारत और चाइना का आज है वो एक टेम्पररी रेप्रोचमेंट है। इसको आप एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू फेज के नज़रिए से ना देखें तो बेहतर रहेगा। मिलते रहेंगे अन्य वीडियोस में बाकी जियोपॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन के साथ। आई बिलीव ये 4 वीडियो की सीरीज़ जो एक छोटी सी एक पहल थी हमारी, ये सीरीज़ के तहत आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।